आप सब। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मादा युग्म कोदबीद के बारे में। लास्ट तक हमने 3 लेक्चर पढ़े हैं जिसमें हमने नर युग्म कोदबीद को कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं मादा युग्म कोदबीद। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मादा जनन भाग के बारे में। तो किसी पुष्प का मादा जनन भाग क्या कहलाता है? जायांग या अंडप कहलाता है। और जायांग और अंडप के पूरे समूह को हम क्या बोलेंगे? इस तरीके से बोलेंगे। तो मैंने यहाँ एक अंडप की संरचना बनाई है जिसको हम जायांग भाग भी बोलेंगे। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। किसी भी जायांग के 3 मुख्य भाग होते हैं। वृत्तिकाग्र सबसे ऊपर वाला भाग होता है, बीच में ट्यूब जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही है वो है वृत्तिका, और नीचे फूला हुआ भाग हमें दिखाई दे रहा है वो है अंडाशय। ठीक है। इधर वृत्तिकाग्र का कार्य क्या होगा? जैसे हमने उसमें पढ़ा था पुमंग में कि उसका पराग कोश सबसे ऊपर वाला भाग होता है, और पराग कोश का क्या कार्य है? पराग कणों का निर्माण करना। और इधर वृत्तिकाग्र का क्या काम है कि परागण के दौरान जो परागण आएंगे ना स्थानांतरित होकर, कहां से? पराग कोश से, तो उनको ग्रहण करने का काम करेगी। क्या करेगी? पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य, ग्रहण करने का कार्य। ठीक है। तो वृत्तिकाग्र का काम क्या होगा? परागण के दौरान जो परागण आएंगे स्थानांतरित होकर कहां से? पराग कोश से, उनको ग्रहण करने का कार्य करेगी। ठीक है। उसके बाद सेकंड है अपने पास वृत्तिका। वृत्तिका का क्या कार्य होगा? हमने पढ़ा था कि परागण के बाद जो अपने पराग कण हैं उनमें अंकुरण शुरू हो जाएगा। हमने पढ़ा था अंकुरण के दौरान उसमें पराग नली निकल के आ जाती है। ठीक है। तो ये क्या करेगी? पराग नली को रास्ता प्रदान करेगी। इसका कार्य क्या हो जाएगा? पराग नली को रास्ता प्रदान करेगी। ठीक है। रास्ता मतलब देखो अंडाशय है, अंडाशय में बीजांड होगा, और बीजांड के अंदर क्या उपस्थित है? अंड कोशिका उपस्थित है। उस अंड कोशिका तक नर युग्मक पहुंचने के लिए कौन हेल्प करेगी? पराग नली के द्वारा वो नर युग्मक पहुंचाए जाएंगे। और पराग नली को रास्ता भी चाहिए फिर बीजांड तक जाने के लिए, अंडाशय के अंदर उपस्थित होंगे बीजांड। ठीक है। तो ये वर्तिका क्या करेगी? पराग नली को रास्ता प्रदान करेगी। ठीक है, करेगी। उसके बाद नीचे अपने जायांग का फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा? अंडाशय कहलाएगा। और अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं बीजांड। ठीक है। हम बीजांड की संरचना को डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इससे पहले एक बात और है, अपने पास 2 टर्म है यहाँ पर, युक्तांडपी और दूसरी टर्म है वियुक्तांडपी। अपने पास ये 2 टर्म आती हैं कि किसी भी पुष्प को हम युक्तांडपी और वियुक्तांडपी कब बोलेंगे। देखिए, अगर किसी पुष्प में ये अंडप वाला भाग, ये जायांग भाग अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है, क्या बताया? अगर एक पुष्प में ये अंडप जो है एक से ज्यादा उपस्थित हैं और वो सारे अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, सारे अलग अलग हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे वियुक्तांडपी। ठीक है। अगर एक से ज्यादा अंडक उपस्थित हैं और वो सारे अलग अलग हैं एक दूसरे से संयुक्त रूप में उपस्थित नहीं है वो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? वियुक्तांडपी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। दूसरी ओर अगर एक से ज्यादा अंडक उपस्थित हैं और वो सारे संयुक्त रूप में उपस्थित हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? युक्तांडपी वर्ड यूज करेंगे। ये 2 टर्म्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बिल्कुल क्लियर इसको समझ लेना है। युक्ता का मतलब है संयुक्त, युक्ता का मतलब है संयुक्त। तो सीधे से समझ जाना है कि अगर एक से ज्यादा अंडक उपस्थित होंगे और संयुक्त रूप से उपस्थित होंगे, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? युक्तांडपी। और वो सारे अगर पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? वियुक्तांडपी। क्लियर है। अब हम बात करेंगे बीजांड की संरचना के बारे में। इसको मैं रब कर देती हूं, फिर हम पढ़ेंगे बीजांड की संरचना के बारे में। बीजांड कहाँ प्रेजेंट होंगे? अंडाशय के अंदर उपस्थित होंगे। जो बीजांड की संरचना है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम में, और 3 नंबर में इसकी संरचना आती है। ठीक है।
मैं ड्रॉ कर देती हूं बीजांड की संरचना। ये है बीजांड की संरचना। ये बीजांड की संरचना है, इसके अंदर उपस्थित होगा भ्रूण कोश। ये मैंने परिपक्व बीजांड की संरचना बनाई है, जिसके अंदर यहां मैंने भ्रूण कोश भी बना दिया है। ठीक है, इसको बोलेंगे भ्रूण कोश। देखिए हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ते चलेंगे और साथ साथ इसके नामांकन भी करते चलेंगे। ठीक है, देखिए ये जो स्टोक जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये क्या है, बीजांड वृंत। बीजांड वृंत, इसी बीजांड वृंत की सहायता से बीजांड किससे जुड़ा हुआ होगा, अंडाशय से। हमने क्या पढ़ा है कि ये फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाएगा और इसके अंदर क्या उपस्थित है, बीजांड उपस्थित है। ठीक है, तो ये जो स्टोक मैंने बनाई है ये क्या है, बीजांड वृंत है। और बीजांड वृंत की सहायता से ही बीजांड किसके साथ जुड़ा होगा, अपने अंडाशय के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद बीजांड और ओव्यूल, जो ये है बीजांड वृंत और बीजांड किससे जुड़े हुए हैं आपस में, ये जो पोर्शन है वो कहलाएगा नाभिका। ये पोर्शन क्या कहलाएगा, नाभिका। नाभिका एक ऐसा हिस्सा है जहां से बीजांड वृंत बीजांड आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो कि दो परतों ने इसको आवृत किया हुआ है। बीजांड को दो परतों ने आवरण किया हुआ, दो परतों से आवृत है ये, इनको बोलेंगे अध्यावरण। ये अध्यावरण है। ठीक है, ये दोनों क्या है, अध्यावरण है। ये है बाहरी अध्यावरण। बाहर वाले अध्यावरण को हम क्या बोलेंगे, बाहरी अध्यावरण, और अंदर वाले को क्या बोलेंगे, अंत्य अध्यावरण। अपना जो बीजांड है वो दो आवरण से आवृत है और इन आवरण को हम क्या नाम देंगे, अध्यावरण नाम देंगे। ये है बाहरी अध्यावरण और ये है अंत्य अध्यावरण। क्लियर है। अब आप देख रहे हो कि ये जो अध्यावरण है इस पूरे बीजांड को पूरी तरीके से आवृत नहीं करके रखे हुए। यहाँ पर एक छिद्र जैसी संरचना इन्होंने छोड़ के रखी हुई है, पूरी तरीके से आवृत नहीं है। तो ये छिद्र वाली संरचना क्या कहलाएगी, बीजांड द्वार। क्या कहलाएगी, बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार का आधार क्या कहलाएगा, निभाग। ठीक है, अब यहां पर बीजांड के अंदर कोशिका कोशिका भरी हुई है पूरी तरीके से। ये पूरी कोशिकाएं भरी हुई हैं, इसको क्या बोलेंगे, बीजांडकाय। ये है बीजांडकाय। और ये गोलाकार जो अंडाकार संरचना बनाई है मैंने, ये क्या है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, ये है बीजांड की संरचना। एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूं मैं। देखिए ये है बीजांड की संरचना। ये जो नीचे स्टोक जैसी संरचना दिखाई दे रही है ये है बीजांड वृंत। इसी की सहायता से अपना बीजांड किससे जुड़ा रहता है, अंडाशय की भित्ति से जुड़ा रहता है। दूसरा है अपना नाभिक। नाभिक क्या है, नाभिक की सहायता से जो बीजांड है वो बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है। उसके बाद आप देख रहे हो कि अपने बीजांड के पास दो आवरण है, दो आवरण से आवृत है अपना बीजांड। इन आवरण को हम क्या नाम देंगे, अध्यावरण नाम देंगे। बाहर वाले को बाहरी अध्यावरण और अंदर वाले को आंतरिक या अंत्य अध्यावरण। ठीक है, उसके बाद ये देख रहे हो कि जो आवरण है अपने बीजांड का वो बीजांड को पूरी तरीके से आवृत नहीं करके रखा हुआ। यहाँ पर एक बिंदु जैसी संरचना, एक होल जैसी संरचना इन्होंने छोड़ रखी है, इसको हम क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार बोलेंगे। क्लियर। अब बीजांड द्वार का जो आधार भाग है वो क्या कहलाएगा, निभाग कहलाएगा। क्लियर। अब बीजांड के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाएंगी, बीजांडकाय कहलाएंगी। ठीक है,
और बीजांड के अंदर ही किसका निर्माण होगा, भ्रूण कोश का निर्माण होगा, और जहां क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। ठीक है, ये है परिपक्व बीजांड की संरचना, और ये पेपर में हर बार आती है, 3 नंबर में आती है कि बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाओ। ठीक है, ये आएगा, नामांकित चित्र बनाना होगा आपको इसका, और 3 नंबर में ओनली केवल और केवल इसका चित्र आएगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। क्लियर। अब देखिए, इन अध्यावरण के आधार पर, ये जो अध्यावरण बनाए हैं मैंने, इनके आधार पर बीजांड को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला, अगर बीजांड को 2 आवरण ने आवृत करके रखा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, द्वि अध्यावरणी बीजांड। क्या बोलेंगे, द्वि अध्यावरणी बीजांड। तो ये जो बीजांड बनाया है मैंने, इसको 2 अध्यावरण ने कवर करके रखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्वि अध्यावरणी बीजांड। दूसरे टाइप का बीजांड, ऐसा बीजांड जिसको एक ही आवरण ने कवर करके रखा हुआ हो, एक ही अध्यावरण हो उसके चारों ओर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक अध्यावरणी बीजांड। क्लियर है। उसके बाद थर्ड टाइप का बीजांड है जिसके ऊपर एक भी आवरण नहीं है, वो बिना आवरण वाला है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अध्यावरणी, अध्यावरणी बीजांड। क्लियर है। क्या बताया मैंने कि बीजांड को अध्यावरण के आधार पर, इसके आवरण के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है द्वि अध्यावरणी बीजांड, ऐसा बीजांड जिसको 2 आवरण ने कवर करके रखा हुआ हो, उसको हम कहेंगे द्वि अध्यावरणी। दूसरा है अपने पास एक अध्यावरणी बीजांड, ऐसा बीजांड जिसको एक ही आवरण ने कवर करके रखा हुआ हो, ऐसा बीजांड क्या कहलाएगा, एक अध्यावरणी बीजांड कहलाएगा। फिर तीसरा है अपने पास अध्यावरणी बीजांड, ऐसा बीजांड जिसको एक भी आवरण ने कवर नहीं करके रखा हुआ, उसके ऊपर कोई भी आउटर कवरिंग नहीं है, कोई अध्यावरण नहीं है, ऐसा बीजांड क्या कहलाएगा, अध्यावरणी बीजांड कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि जो अपना अंडक है उसकी क्या संरचना है, उसके कितने भाग हैं और उन भाग का कार्य क्या है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, बीजांड क्या है और उसकी क्या संरचना है। क्लियर। थैंक यू वेरी मच। आगे के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। ओके, थैंक यू।